गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे उसमें हम थ्योरम्स देख रहे हैं कि अगर ग्रुप दिया हो तो क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, और अगर प्रॉपर्टीज़ दी हो तब हम ग्रुप कह सकते हैं। ओके, तो जैसे कि लास्ट थ्योरम में हमने देखा था एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने? थ्योरम 8 या बुक का 1.10 मीन्स 10 थ्योरम कि अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है, वो ग्रुप होगा कब? फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एक ई मिल जाएगा सच डेट ई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, एंड एक बी मिल जाएगा कि बी ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये थ्योरम जैसे कि अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है तब ये दोनों प्रॉपर्टी होगी। अब अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये दोनों लेफ्ट के लिए है ना, लेफ्टी आइडेंटिटी है और लेफ्टी इनवर्स है, तब हमने देखा था कि हम क्या कहेंगे, वो सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप था और ये प्रॉपर्टीज होगी तब ग्रुप कह सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 9। फाइनाइट की जरूरत नहीं थी या कोई भी केस हो। अब एक सेमी ग्रुप है जी, ग्रुप होगा कब? इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट में एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मतलब एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए, क्या हो, किस टाइप का, कि ए ई इज इक्वल टू ए। अब देयर एग्जिस्ट सच डेट, क्यों? एक ऐसा अवयव एग्जिस्ट का मतलब देयर एग्जिस्ट, और सच डेट का मतलब ताकि, सच डेट होता है वो ए ई इज इक्वल टू ए, किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एंड सेकंड है हमारी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच डेट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये है हमारी सेकंड। अब देखो इस थ्योरम में तो क्या था, ये हमारी थी लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस थ्योरम में क्या है, हमारा ग्रुप होगा तो राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स, मतलब ग्रुप होगा तब आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी तो राइट आइडेंटिटी भी मिलेगी और लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होगी। ओके, लेकिन अगर राइट आइडेंटिटी होगी और लेफ्ट इनवर्स, सॉरी राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स होगा, तब भी हम कह सकते हैं वो सेमी ग्रुप होगा। इसी को भी उसी की जैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या किया था, हमें निकालना क्या है, ए ई इज इक्वल टू ए दे दिया, हमें अब ई ए इज इक्वल टू ए निकालना है। ये चीज़ निकालनी है, मतलब राइट आइडेंटिटी दी हुई है, लेफ्ट निकालनी है, एंड ए बी इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, हमें निकालना है बी ए इज इक्वल टू ई, लेफ्ट इनवर्स निकालना है। यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि ये थ्योरम हम करके आए थे, तो बिल्कुल उससे वैसे ही है ये प्रॉपर्टी भी, ये थ्योरम भी बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूफ है इसमें। जैसे इसके लिए दूसरा टर्म निकाली थी, अब राइट दी हुई है तो लेफ्ट निकाल लेंगे। अब देखो हमें क्या पता है, कोई भी एलिमेंट हो ए, उसके लिए हमें एक इन्वर्स बी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, कोई एलिमेंट बी था, उसके लिए हमें इन्वर्स सी मिल जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय सेकेंड प्रॉपर्टीज। इसमें भी यही किया था ना, उसमें हमने सी भी लिखा था, इसमें हम बी सी, क्यों? क्योंकि हमें राइट दिया हुआ है, राइट इनवर्स सी, तो सी हो गया राइट इनवर्स। अब हमें निकालना है बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब बी ए
और आइडेंटिटी के लिए राइट आइडेंटिटी पता है, इसको राइट साइड से ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी क्या आई, बी सी, मतलब यहाँ बी सी। एसोसिएटिव बिकॉज सेमी ग्रुप, बी ए बी एंड सी। अब ए बी तो हमें आइडेंटिटी दिया हुआ था, तो बी आइडेंटिटी सी, तो ये कितना आया हमारे पास बी सी। अब बी सी तो हमें क्या था, आइडेंटिटी माना था हमने, क्योंकि अगर बी होगा उसके लिए सी मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट सी, तो बी सी कितना हो गया आइडेंटिटी, मतलब बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, हमें आइडेंटिटी मिल गई। और ए बी तो हमें आइडेंटिटी दिया हुआ था, मतलब कोई एलिमेंट ए का था, उसका राइट इन्वर्स था, तो लेफ्ट इन्वर्स भी आ गया। इसका मतलब ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का। अब हमें निकालना है आइडेंटिटी, उसके लिए हमें निकालना है अब यहाँ ई ए के इक्वल, क्यों, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी निकालनी है। अब इसको ई क्या था हमारा, बी ए, सॉरी ई बी ए तो निकाला है ना, दिया क्या था ए बी। अगर हमने ई को ए बी रख दिया, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ई बी ए क्या निकाला हमने, आइडेंटिटी अभी निकाल के आए हैं, तो बी ए को रख दिया हमने आइडेंटिटी। अब राइट आइडेंटिटी तो है ही हमारे पास ग्रुप में, सॉरी सेट में, सेमी ग्रुप जी में। ए ई कितना हो गया, ए ई ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए के, एंड ए ई किसके इक्वल था, वो था हमारे पास ए के इक्वल ही, ये और ये आपस में इक्वल, मतलब राइट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी दी हुई थी, लेफ्ट आइडेंटिटी भी आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। आइडेंटिटी वही एक ही है ना, ई ही है, दोनों लेफ्ट और राइट सेम है आइडेंटिटी, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेमी ग्रुप जी था वो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। जैसे हमने यही किया था थ्योरम, वैसे ही हमने ये थ्योरम देख ली, इससे हमें इनफैक्ट पहले वाली थ्योरम रिकॉल हो गई, मतलब वो वाली भी अच्छे से समझ आ गई कि क्या क्या स्टेप्स किए थे। ओके, सो आप इसको अच्छे से प्रॉपर स्टेप्स लिख लेना एक अच्छे, जैसे हमने इससे पहले वाली थ्योरम में प्रॉपर एक एक स्टेप लिखा था वैसे ही। ओके, अब देखो यहाँ क्या था, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इन्वर्स, यहाँ क्या था, राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स, तब ग्रुप हो गया, और लेफ्ट, दोनों लेफ्ट होने पर ग्रुप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लेफ्ट आइडेंटिटी हो और राइट इन्वर्स हो तब ग्रुप जरूरी नहीं है। क्यों, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माना, नोट लिख लो, यदि किसी सेमी ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी या लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट आइडेंटिटी एक हो, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट, एंड प्रत्येक अवयव का राइट इन्वर्स या लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट हो या विद्यमान हो, तो ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। जी ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या हुआ इस टिप्पणी में, नोट में, हमें पता है लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट इन्वर्स, यहाँ दोनों ही राइट थे, यहाँ दोनों ही लेफ्ट थे, बट हो सकता है एक लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स हो, तब जरूरी नहीं कि ग्रुप हो, या
राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स हो तब भी ज़रूरी नहीं है, मतलब दोनों एक एक चीज़ हो ना तब ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप हो। अब क्यों, कैसे मान ले, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इसके लिए जी एक सेट लिया जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं, जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं के। अब ऑपरेशन लिया हमने, ए स्टार बी डिफाइन किया बी से। ये एग्जाम्पल अब तो अच्छे से याद हो गया हो, कई बार किया था। ये वही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज फर्स्ट का 3rd एग्जाम्पल। फिर उसको हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था इस एग्जाम्पल को, फिर वापस यही, मतलब पता चल रहा है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। इस एग्जाम्पल से हम काफ़ी थ्योरम डिस्कार्ड कर पा रहे थे कि ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। तो इसको कैसे, सेमी ग्रुप है जी स्टार, हमने देखा था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के, सेमी ग्रुप है। एनक्लोजर भी है, एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी क्या थी इसकी, अगर ये निकालना है ई स्टार ए को किससे ऑपरेट करें, यहाँ ऑपरेशन से ए आ गया, मतलब इसको किससे ऑपरेट करें, वही एलिमेंट। तो क्या हुआ, लेफ्ट आइडेंटिटी है, लेकिन ठीक है लेफ्ट आइडेंटिटी है। और इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स के लिए हम देखेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। क्या कभी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा ये, अगर हमने लिया ए स्टार ई, ए स्टार ई का मतलब आइडेंटिटी, ए का इन्वर्स क्या हुआ ई, ए स्टार ई पर आइडेंटिटी आ रहा है ना, क्योंकि बी पार्ट ही निकालना है हमें। तो ए का इन्वर्स ई हो गया, तो ए का राइट इन्वर्स है, राइट इन्वर्स है। अब हमें सेमी ग्रुप पता है और लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट इन्वर्स है, बट ग्रुप नहीं है। जो ये था ना जी स्टार, नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप। क्यों, हमने देखा था इसकी आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी नहीं है इसके पास। जैसे ए स्टार ई को, ए को किससे ऑपरेट करें, ए ही आना चाहिए, बट ऑपरेशन से सेकंड एलिमेंट, मतलब यहाँ तो ई आएगा, कभी भी ए नहीं आ रहा, तो मतलब राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट या विद्यमान नहीं है, राइट आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए जी स्टार नॉट ग्रुप। ये हम सारा देख के आए हैं 3rd एग्जाम्पल में, इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देख लिया था लास्ट क्लास में भी। अब यहाँ सिर्फ हम एग्जाम्पल्स को दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि लेफ्ट आइडेंटिटी हो, राइट इन्वर्स हो, लेकिन ग्रुप ना हो, और ये ग्रुप नहीं है बिकॉज राइट आइडेंटिटी नहीं है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि एक हो और एक ना हो तो हो, अगर दोनों राइट दोनों लेफ्ट होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेमी ग्रुप है, वो ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो हमारी ये कुछ थ्योरम्स हो गई हैं जिसमें हमने देखा है कि ग्रुप हो तो क्या होगा और ग्रुप निकालना हो तो क्या होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं आगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है ग्रुप में किसी अवयव का पूर्णांक घात। ग्रुप में किसी अवयव का
पूर्णांक घात, पूर्णांक मतलब इंटीग्रल, और घात पावर, किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर। अभी कैसे होगी? अगर हमने ग्रुप लिया G स्टार, ग्रुप लिया, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिया A, G में से, अगर A G में से है, A स्टार A G में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड A स्टार A। अब एक एलिमेंट A स्टार A हो गया, उसको A के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर ये G में होगा, उसके हायर पावर करेंगे अगर, अब इसको वापिस A स्टार के साथ ऑपरेट, तो ये भी क्या होगा G में। ऐसे आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, सभी G के एलिमेंट मिलेंगे। तो जो ये A स्क्वायर था ना, उसको हम A स्टार A स्क्वायर, ये था A स्टार A, इसको हम क्या कहते हैं, A की क्यूब, मतलब 3 टाइम्स पावर कर रहे हैं। A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेशन हमारा अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऑपरेशन कुछ भी है तो 3 टाइम्स ऑपरेशन लगाना है, और इसको हम कहेंगे 4 टाइम्स ऑपरेशन लगाना है हमें, A रेज़ टू पावर 4। ये हो गया ग्रुप में इंटीग्रल पावर। ऐसे अब इसको हमने ये ऐसे समझ लिया पर्टिकुलर। अगर हम जनरल समझना चाहें तो धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव लिखा है, शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्टकट के, पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। अब ये क्या होगा, A रेज़ टू पावर n है, जिसे यहाँ से हम वैसे आइडिया लगा पा रहे हैं, और A रेज़ टू पावर n का मतलब A को ऑपरेट करना है n टाइम्स या n बार, n टाइम्स या n बार। ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो जो हमारा n लिया हमने, ऋणात्मक हो तो मतलब नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव, या पूरी स्पेलिंग लिख लो NEGATIVE या ऐसे शॉर्टकट। नेगेटिव है मतलब n की वैल्यू किसी -m के इक्वल होगी, -1 -2, नेगेटिव का मतलब यही होगा ना। अब यहाँ से हमें A रेज़ टू पावर n, इसको हम क्या लिखते हैं, n की जगह अगर हम रिप्लेस करें -m, हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए ये डेफिनेशन थी, नेगेटिव इंटीजर होगा तब क्या डेफिनेशन होगी, n की जगह -m। अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब m तो क्या था हमारा, ये पॉजिटिव, m था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, n इज इक्वल टू -m, जहाँ m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब m पॉजिटिव इंटीजर था, A टर्म था, A इन्वर्स भी तो हो सकता है A की जगह, क्योंकि G के ही एलिमेंट ले रहे हैं हम, A इन्वर्स भी G का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ग्रुप है तो इस पे यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, A इन्वर्स स्टार A इन्वर्स स्टार A इन्वर्स m टाइम्स। मतलब हमारे डेफिनेशन क्या आई, A रेज़ टू पावर n को हम लिखते हैं ये m टाइम्स के। इसे अगर पॉजिटिव के लिए समझा तो नेगेटिव, A इन्वर्स 2 दिया हो नेगेटिव पावर, तो A इन्वर्स स्टार A इन्वर्स कितनी बार, 2 बार। A इन्वर्स 3 दिया हो तो A इन्वर्स स्टार A इन्वर्स 3 बार। ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। सो ये हमारी नोटेशंस हो जाती है इंटीजर्स के लिए।
अब हमारा है आगे नोट प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हमारी है a रेज़ टू पावर m प्लस n। इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m। ये तो वैसे भी अपने हमें पता ही है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बट ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन हो, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। सो हम देख के कैसे हुआ ये। अगर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड a रेज़ टू पावर m प्लस n, इसका क्या मतलब, a को ऑपरेट करना है हमें m प्लस n टाइम्स, यही करना होता है। अब हमने लिया राइट हैंड साइड a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m को मतलब a को ऑपरेट करना है m टाइम्स। अभी देख के आए हैं, एंड यहाँ a रेज़ टू पावर n, यहाँ जैसे स्टार ऑपरेशन है, ये स्टार लिख लो। अब a को ऑपरेट करना है n टाइम्स। अब अगर इनको आपस में गुना करेंगे ना, a को इसके साथ फिर a को इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे ऐसे करेंगे ना तो ये सारी टर्म कितनी बार आ जाएगी, m प्लस n टाइम्स। ये हो जाएगा m प्लस n टाइम्स। ओके, जिसे हम करते हैं ना a 2 टाइम्स, फिर b 3 टाइम्स। चलो a ही लिख लो इसको भी। a को यहाँ, फिर a को फिर गुना करो, ऐसे गुना करते जाओ। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए कर लेंगे, एडिशन होता तो वही आ जाता। ओके, ये हो गया हमारा a प्रॉपर्टी। और हमारी b प्रॉपर्टी है a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होगा, a रेज़ टू पावर mn। ये है हमारी b प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे कि अगर हमारी ऑपरेशन हुआ एडिटिव, जैसे G स्टार था, अब तो स्टार होगा ना, अगर प्लस ऑपरेशन हुआ तब a रेज़ टू पावर n का मतलब क्या होगा, स्टार करना है, a स्टार मतलब प्लस, ये प्लस कितनी बार, n बार, तो n टाइम्स ऐड करने पर तो कितना आएगा, na 2 + 2, 2 × 2 लिखते हैं ना, या 3 कर तो 3 × 2 लिखते हैं। अब अगर नेगेटिव होगा, a इनवर्स -m हो गया, तब -a इनवर्स कितना नेगेटिव था, तो इसमें एडिशन ऑपरेशन में a का इनवर्स -a, फिर प्लस -a प्लस -a, फिर ये m टाइम्स, मतलब कितना आया, -ma। इसका मतलब होता है ये। अब ये प्रॉपर्टीज में, अब a रेज़ टू पावर m प्लस n था, इसको क्या लिखा हमने, अब ये तो प्रोडक्ट के लिए था, अब a रेज़ टू पावर n को लिखते थे na, तो लिख सकते हैं m प्लस n a, और a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m मीन्स ma, रेज़ टू पावर n मीन्स na। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, ये और ये टर्म इक्वल, तो ये और ये टर्म भी इक्वल, तो क्या आया, m प्लस na किसके इक्वल, ma na। ma प्लस na, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन डॉट नहीं है ना, यहाँ भी प्लस ऑपरेशन है, तो ये आ जाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं हम। ये होगी हमारी थर्ड
और वैसे जैसे ये था, इसके लिए भी मतलब पहले m के साथ फिर n, क्या आ जाएगा ये NMA या MNA लिख लो, MNA। डन। ये हो गए हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, कोई ग्रुप था उसमें पूर्णांक घातें होंगी तो उनकी प्रॉपर्टीज हो गई है हमारी। किसी ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घातें के। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारी डेफिनेशन। अब जो आगे डेफिनेशंस आएगी ना वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एक, मतलब इसका हम ग्रुप में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उस डेफिनेशंस का। अब देखते हैं वो डेफिनेशन है क्या। सही है ना। इसी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, या ग्रुप के अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसमें, ग्रुप में ही बात कर रहे हैं ये भी ग्रुप के अवयव की कोटि। ये निकालनी है अब हमें। इसके डेफिनेशन का मतलब, जैसे कि हमें डेफिनेशन है ए लिख लिया हमने, माना जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है और ए क्या लिख लिया हमने, जी का अवयव, ए जी का अवयव है। और ई हमें क्या होता है, आइडेंटिटी। ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी ही जी में से। अब यदि किसी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक n के लिए a raised to power n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो जी में a परिमित कोटि का अवयव कहलाता है या फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट। परिमित कोटि मीन्स फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर का अवयव कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, कोई भी ग्रुप था उसके अंदर हमने एक एलिमेंट लिया जी के अंदर और ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी। अब यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो हमारा n था ना a रेज़्ड टू पावर n, अगर आइडेंटिटी आ जाए, जैसे कि a तो a को मल्टीप्लाई करें n टाइम्स, a स्टार a, यही करते थे ना a रेज़्ड टू पावर n। किसी n टाइम्स पावर करने पर अगर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, मिल सकती है ना, हो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0 + 0 करने पर 0 आ रहा है। ऐसे अगर a रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रही है तो क्या होगा, a क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का अवयव कहलाएगा। जब a कहेंगे उसको कहेंगे परिमित कोटि का अवयव है। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं इसी में। यदि a परिमित कोटि का अवयव है, हमें पता चल गया परिमित कोटि का अवयव क्या होता है या फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। यदि a फाइनाइट ऑर्डर का अवयव है तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, जिसके लिए a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो a क्या कहलाएगी, a की कोटि n a की कोटि कहलाती है या ऑर्डर कहलाता है, जिसे ऑर्डर ऑफ a से व्यक्त करते हैं। अब तो पहले हमने क्या देखा था, किसी ग्रुप का ऑर्डर देखा था। वो क्या होता था, ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वही ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप के अवयव का ऑर्डर। सबसे पहले पिरामिड ऑर्डर का होगा वो एलिमेंट, कब, अगर एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा n, जिसके लिए a रेज़ टू पावर n किसके इक्वल, आइडेंटिटी के, तब हम कहेंगे कि वो फाइनाइट ऑर्डर का होगा। अब अगर फाइनाइट ऑर्डर का है एलिमेंट a, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, मतलब जितना छोटा हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जितना छोटा हो सकता है, n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी हो। अब फाइनाइट ऑर्डर का है तो कोई ना कोई n तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिल जाए। हमने क्या लेना है, छोटे से छोटा लेना है उसमें, जिसके लिए a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी के इक्वल हो। तब हम कहेंगे कि n क्या है, a की कोटि कहलाती है ऑर्डर, और इसे ऑर्डर ऑफ a से व्यक्त करते हैं। इस मतलब डेफिनेशन में हम का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन समझ आ रही है बट एग्जाम्पल के बिना नहीं आती। a रेज़ टू पावर n हो सकता है n a हो, अगर एडिशन ऑपरेशन हो गया तो वो किसके, 0 के इक्वल आना चाहिए। तब हम कहेंगे प्लस ऑपरेशन होगा तो आइडेंटिटी 0, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा, हमारा ग्रुप एलिमेंट होगा n ऑर्डर का। जिसकी अगर हम एग्जांपल देखें, z प्लस ले लिया अगर हमने, अगर ठीक है, अगर n मिल रहा है ना ऐसा, तब तो हम कहेंगे कि फाइनाइट ऑर्डर का है। अगर ऐसा n नहीं मिल रहा ना, अगर ऐसा n नहीं मिलता तब इनफाइनाइट ऑर्डर का हो जाता है वो एलिमेंट। यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच इंटीजर, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा, a होगा अपरिमित कोटि या इनफाइनाइट ऑर्डर का। अपरिमित कोटि का अवयव कहलाता है या इनफाइनाइट ऑर्डर का अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमें देखना है z प्लस, हमें पता है ग्रुप है, ठीक है, अब हमें देखना है इसके लिए ऑर्डर क्या होगा। z प्लस के अंदर एलिमेंट z के अंदर होते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस टाइप के एलिमेंट ऑपरेशन प्लस हमें करना है a रेज़ टू पावर n प्लस ऑपरेशन a रेज़ टू पावर n का मतलब n a। आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी होती है प्लस के लिए, 0। n a इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब a था एलिमेंट हम कहेंगे फाइनाइट ऑर्डर का होगा। अब देखो, अगर हमने लिया a की जगह 0, a की जगह 0, उसको तो n मतलब 1 टाइम्स कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब 1 और 0 करेंगे तो भी 0,
2.0 करेंगे तो भी 0, 3.0 भी 0, कितनी बार भी करो 0 ही आएगा। लेकिन ठीक है, हमें पता चल गया ये कंडीशन मिल रही है, एक धनात्मक पूर्णांक n मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, इनफैक्ट 2 भी मिल रहा है, 1 तो मिल रहा है। हम कहेंगे g क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का। अब यहाँ छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हमें 1 2 3 कितने सारे धनात्मक पूर्णांक मिल रहे थे, हमें क्या निकालना है, छोटे से छोटा। इसमें छोटा कौन सा है, 1, धनात्मक निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई सोचे नहीं मैं तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 को तो भी 0 आएगा, तो -2 छोटा हो गया, नहीं, हमें धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही। ओके, अब इसमें 1 छोटा हो गया, इसका मतलब 1 स्मॉलेस्ट हो गया, तो 1.0 पे क्या आ रहा है हमारा 0, इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना हो गया, n, जो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट क्या 1, ऑर्डर ऑफ 0, ये ऑर्डर है, ये 0 है, 0 0 मत समझना ना ही दोनों ओ, ये ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है, ये 0 को, कितना हो गया 1, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, वो क्या था हमारा 1, इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना हो गया 1। अब बाकी एलिमेंट्स के लिए अगर हम देखना चाहें, जैसे कि NA = 0 चाहिए, मतलब हमें NA की वैल्यू लिखी हमने अगर 1, NA का मतलब समझते हो ना, अभी बताया था, जैसे A को ऐड करना है n टाइम्स, A को n टाइम्स ऐड करना है। अब n.1, 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? 1 को एक बार 2 बार ऐड करेंगे 2, फिर 3 4 5 6, बढ़ता ही जाएगा ना नंबर, कभी भी 0 तो नहीं मिलेगा, तो नॉट इक्वल टू 0। अब n.2 के लिए देख लो, 2 को कितनी बार ऐड करें, कभी भी 0 नहीं मिलेगा, आगे कोई भी टर्म्स को ऐड करने पर 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब कभी n, ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक कि हमें 0 मिल जाए। 0 क्या थी, आइडेंटिटी, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a⁻n होगा तो, अब a⁻n तो ही है ही नहीं, मतलब na तो 0 है ही नहीं, किसके लिए 1 2 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, कोई एग्जिस्ट नहीं करा। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो अपरिमित कोटि, इसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे, अपरिमित कोटि के, इनफाइनाइट ऑर्डर के। अब अगर हम नेगेटिव n-1 लें, इसके अंदर तो ऋणात्मक वाले भी आते हैं, तो भी -1 को हम कितनी बार भी ऐड करें, कभी -0 आ सकता है, कभी नहीं, ऐसे ही आगे। इसका मतलब 0 के अलावा कोई भी इंटीजर, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उनके लिए ऐसा n नहीं मिल पा रहा कि हमें आइडेंटिटी मतलब 0 मिल जाए। इसका मतलब ये सभी अवयव अपरिमित कोटि के हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, किसी भी a बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स ले रहे हैं कोई भी a, अब a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि 0 के लिए तो ऑर्डर 1 था, नॉन जीरो के लिए ऐसा धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ऐसा धनात्मक पूर्णांक नहीं है n, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए NA = 0 हो जाए।
इसका मतलब क्या हो जाएंगे ये सभी इनफाइनाइट ऑर्डर के, इनफाइनाइट ऑर्डर। अब इनफाइनाइट ऑर्डर होंगे तब अब हम उस एलिमेंट के कोटि की बात भी नहीं करेंगे। क्यों? ए फाइनाइट ऑर्डर का हो, यदि ए फाइनाइट ऑर्डर का अवयव। अब ये सभी एलिमेंट ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं तो क्या होंगे ये, इनके लिए कोई भी कोटि नहीं होगी, ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, जीरो का ऑर्डर होगा, वो भी कितना 1। ये अब समझ आया कि ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या था इसका और इस डेफिनेशन का। एक तो हमें n मिलना चाहिए, ऐसा कोई n। अब ये a रेज़ टू पावर n लिख रहे थे बट यहाँ ऑपरेशन प्लस है तो na लिख लिया हमने, उसके लिए n स्मॉलेस्ट होगा तब तो ऑर्डर वो हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा तो स्मॉलेस्ट तो कहाँ से होगा, क्योंकि कोई भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर का, इसका मतलब ग्रुप की कोटि नहीं होगी। तो z प्लस के लिए हमने देख लिया, जीरो का ऑर्डर 1, बाकी सभी इनफाइनाइट ऑर्डर के। ओके, अब हम और एग्जांपल देखें। अगर जैसे हमने ये देखा था ना Z4 + 4 एग्जाम्पल में किया था, Z4 क्या होता था, 0 1 2 3 यही होते थे। हमें क्या निकालना है, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ ऑपरेशन +4, आइडेंटिटी कितनी होती है इसकी 0, मतलब 0 चाहिए हमें। अब 0 को तो एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब 0। अब 1 के लिए ऑपरेशन क्या है +4, मतलब 1 + 4 कितनी बार करें कि 0 मिले, 2 बार करने पर तो 2 आ रहा है, हमें 0 चाहिए, 3 बार करें तो 3 आ रहा है, हमें तो 0 चाहिए आइडेंटिटी। अब 4 टाइम्स करें तो 4 टाइम्स करने पर समझ आ रहा है ना, ये डेफिनेशन हम करते थे ना, 1 और 1 को ऐड किया, यही लिखते थे ना, a + m मोड्यूलो b, a + b क्या होगा m से छोटा, a + b - m, a + b m से बड़ा, a और b 1 और 1 2 m से छोटे हैं, 4 से तो 2, अब ये भी 3 4 से छोटा। अब यहाँ ये 1 2 3 4 किसके इक्वल है, 4 के, मतलब 4 - 4 इक्वल होता तो 0। अब हमें 0 मिल गया, 1 को हमने 4 बार ऐड किया तब हमें 0 मिला, इसका मतलब n क्या हुआ यहाँ पर 4, n हुआ हमारा 4, तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक मिल गया हमें 1 के लिए, क्या मिला वो हमें 4, n इज इक्वल टू 4 4 1, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक मिल गया। अब स्मॉल s भी तो यही है ना, क्योंकि इससे पहले तो हमें कहीं पर भी क्या 0 मिल ही नहीं पा रहा, 1 को करने पर सिर्फ 4 टाइम्स करने पर ही मिल रहा है, तो स्मॉल s यही है, तो क्या हुआ ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 4, 1 का ऑर्डर हो गया हमारा 4। ओके, अब हम देखें अगर 1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए हमने लिया a इज इक्वल टू 2, यहाँ a इज इक्वल टू 1, यहाँ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 लिया। अब क्या चाहिए हमें, 2 को एक बार करें तो 2 ही रहा, 2 को ऐड किया 2 टाइम्स, अब 2 और 2 4, 4 के इक्वल, a + b - m, 4 - 4 तो 0, ये तो 2 बार ऐड करने पर ही 0 आ गया, और इससे पहले तो 0 नहीं आया था, मतलब n क्या मिला हमें 2, किसके लिए 4, a इज इक्वल टू 2 के लिए,
इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हमें n इज इक्वल टू 2 मिल गया, 4a इज इक्वल टू 2 और स्मॉलेस्ट भी यही है, तो ऑर्डर कितना हुआ हमें 2 का 2 ऑर्डर। अब अगर हम आगे 3 के लिए देखना चाहें, हमने लिया a इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब 3 को ऐड करना है, 3 को एक बार लिया तो यही रहा, 3 प्लस 3 4। अब 3 और 3 6, क्या है m से बड़ा है, मतलब 6 में से 4 माइनस, ये तो 2 ही आ रहा है, हमें क्या चाहिए 0। एक बार और ऐड करके देखते हैं इसको, 3 और 3 6 और 3 9, 9 माइनस m क्या था 4, 2 बार मत कर देना m -4, एक ही बार होगा, चाहे इनको कितनी बार भी लिखें। तो 9 - 4 कितना हुआ, या तो ऐसे करो, देखो ये निकालना है हमें, इसका मतलब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ऐसे कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी 2 प्लस 4, अब 3 और 2 5, 5 में से 4 गए तो 1 आ गया। इसका मतलब अब ये भी 0 नहीं आया 3 टाइम्स करने पर भी। ठीक है, चौथी बार और ट्राई कर लेते हैं। हमने चौथी बार ट्राई किया, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, +4 3 एसोसिएटिव। अब इसकी वैल्यू कितनी थी 1 + 4 3, मतलब 4 - 4, ये आ गया हमारे पास 0। हमें तो 0 ही चाहिए था, ये हमें 0 मिल गया। कब मिला 4 टाइम्स करने पर, 4 से पहले तो कभी नहीं मिला था। या n कितना आ गया, n आ गया हमारा ये 4a⁴n वाला, और साथ में स्मॉलेस्ट भी यही है, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 3 हो गया हमारा 4। मतलब जो Z4 + 4 था उसमें 1 का ऑर्डर, Z4 + 4 में 1 का ऑर्डर कितना था 1 का नहीं, 0 का ऑर्डर तो 1, फिर 1 का ऑर्डर 1 को कितनी बार किया था 4 बार, एंड 2 का ऑर्डर 2 को नहीं 2 टाइम्स, एंड 3 का ऑर्डर 3 को हमें 4 टाइम्स ऐड करना पड़ा था जब 0 मिला था, 3 का ऑर्डर हो गया हमारा 4। तो इस सभी एलिमेंट का ऑर्डर हमें मिल गया इसके अंदर, मतलब सभी के लिए एक ऐसा n मिल पा रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब ये प्रॉपर्टी तो ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, ग्रुप का ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ ग्रुप का ऑपरेशन +4 था, हमने उसी को यूज़ किया। ओके, तो ये मिल गया हमारा ये वाला प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहें इनके लिए, अब हम लें अगर Q नॉट क्रॉस, हमें पता है ये ग्रुप होता है हमारा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर हमने 1 लिया, 1 है इसके अंदर, आइडेंटिटी 1, हमें क्या चाहिए, जब यहाँ देखो ऑपरेशन क्रॉस ही है तो a⁴n ही रहेगा, यही रहेगा। क्या चाहिए, आइडेंटिटी 1, मतलब कोई भी एलिमेंट लें a⁴ का, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें, a⁴n, यही का होता है ना, a गुना a गुना a गुना a इज इक्वल टू 1 n टाइम्स। किसी एलिमेंट को कितनी बार गुना करें हमें 1 मिल जाए। अगर हमने a की वैल्यू ली 1, तो 1 को तो एक ही बार गुना करने पर 1 मिल रहा है, मतलब 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर 1 कितना हुआ, n की वैल्यू 1,
स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, हाँ n की पावर 2 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, 3 करने पर भी 1। स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट कितना हुआ, n की ऐसे करा तब भी मिला, लेकिन स्मॉलेस्ट n कितना हुआ हमारा 1, तो ऑर्डर कितना हुआ 1 का 1। अब अगर हमने लिया a इज इक्वल टू -1, -1 को कितनी बार गुना करें कि 1 मिल जाए, गुना ही करें ऑपरेशन, -1 गुना -1, 1 मिल गया, मतलब हमने किया -1 की स्क्वायर, 2 बार करने पर मिल गया, ज़्यादा करते तब भी मिल जाता, लेकिन स्मॉलेस्ट चाहिए, मिल रहा है मतलब n कुछ, तो फाइनाइट ऑर्डर का हो गया। अब फाइनाइट ऑर्डर होने का मतलब और स्मॉलेस्ट चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आई, स्मॉलेस्ट n कितना हुआ 2, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हुआ 2। अब देखो इसके अंदर कोई भी रेशनल नंबर लो, 2 लिया अगर हमने, 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कभी 1 आ सकता है, नहीं। 3 लिया तो भी नहीं आएगा, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई, -2 -3, कोई भी एलिमेंट लिया कभी 1 नहीं आएगा। 1/2 लिया तब भी नहीं आएगा। तो सिर्फ इन्हीं 2 एलिमेंट के लिए हमें ऐसा धनात्मक पूर्णांक n मिलेगा कि a⁴n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए। इसका मतलब इसके अलावा जो बाकी सभी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर। कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो अपरिमित ऑर्डर। तो a इज इक्वल टू 1 - 1 के अलावा सभी नॉन जीरो रेशनल, क्योंकि जीरो तो था ही नहीं इसके अंदर पहले ही, नॉन जीरो परिमेय नंबर, परिमेय संख्या कितनी होती है, अपरिमित कोटि की या इनफाइनाइट ऑर्डर की। ओके, तो ये हमारे मिल गया इनफाइनाइट ऑर्डर का 1 और -1 के अलावा। 1 और -1 का ऑर्डर तो हमें मिल पा रहा था, इसका मिला 1 एंड इसका मिला 2। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमने देखा ऑर्डर, किसी अवयव का ऑर्डर, कि अगर हमें स्मॉलेस्ट n मिल जाए तो हम कहेंगे वो n होगा हमारे एलिमेंट का ऑर्डर होगा, उस अवयव का कोटि होगा। अगर n ऐसा नहीं मिलता तो वो क्या होंगे, अपरिमित ऑर्डर का होगा अवयव। ओके, उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ओके, सो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये कैसे हो रहा है, हमें ऑर्डर कैसे मिल रहा है। अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स ध्यान आते हैं तो आप और भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।